सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो गाइस, आज हम प्योर सब्सटेंस जो हमारा थर्मोडायनेमिक का लास्ट चैप्टर है, और यहाँ पे हमने थर्मोडायनेमिक के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। एसएससी जेई आरआरबी जेई हो या कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, उसके लिए मैं गेट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि हम पहले भी जानते हैं कि गेट में जो क्वेश्चंस का लेवल आता है, क्वेश्चंस का लेवल नहीं कह सकते, क्वेश्चन का लेवल सबका सेम ही होता है। क्वेश्चन का लेवल इन द सेंस की जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का आता है, हम जानते हैं कि एसएससी जेई की बात किया जाए, कोई भी जूनियर इंजीनियरिंग की बात किया जाए, तो वहां पे 80% हमारा लगभग थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20% के आसपास न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अगर हम गेट की जैसे या ईएससी की बात किया जाए, ईएससी की बात किया जाए, तो यहाँ पे 80% न्यूमेरिकल पूछ देते हैं और 20% हमारा थ्योरी उल्टा हो जाता है। बट ईएससी में तो चलो थोड़ा बहुत ठीक भी रहता है, बट गेट में तो पूरा का पूरा यही होता है। तो हम गेट को यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, हम एसएससी जेई के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें पढ़ने जा रहे हैं। ओके गाइज, तो हमने थर्मोडायनामिक के सारे टॉपिक को हमने खत्म कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस सबको हमने खत्म कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ 6 लेक्चर्स में। उसके बाद हमने हर एक वीडियो के एंड में, चैप्टर के एंड में खूब सारे न्यूमेरिकल्स लगाए हैं। वैसे ही जो लास्ट चैप्टर है हमारा प्योर सब्सटेंस, इस पे भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ प्योर सब्सटेंस में आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा। ये सब क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज इक्वल टू, ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टिक मारा हुआ, 1.41। बट कैसे, ये जरूरी है। क्योंकि देखिए गाइस, अगर हम जब भी गैस की बात करते हैं या एयर की बात करते हैं, तो हमारे पास दो स्पेसिफिक की वैल्यू आ जाती है, स्पेसिफिक हीट की दो वैल्यू आ जाती है। एक आ जाती है सीपी और एक आ जाती है सीवी हमारी। ये तो आइडिया होगा। और सॉलिड और लिक्विड के केस में, सॉलिड और लिक्विड के केस में एक ही स्पेसिफिक हीट होता है सी। ओके। अब जब आप गैस की बात कर रहे हैं, गैस के स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को, जब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, सॉरी, प्रेशर को कांस्टेंट वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो आपको, आप इसको बोलते हो गामा। इन दोनों के वैल्यू को जब आप वाटर के स्टीम को ले लो, ठीक है, और उसके वैल्यू को पुट करो, तो उससे जो आंसर आता है आपका अप्रोक्सीमेट आता है 1.41 के आसपास। ओके गाइस, तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया कैसे आया 1.41। उसके बाद गाइस, अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस इज गिवन बाय, वाह क्या क्वेश्चन है। आधे लोग तो पीवी इक्वल टू एम, और कोई तो दिख तो नहीं रहा है, बट पीवी इक्वल टू एम आर टी पे टिक मारे भी दिए होंगे, मार दिए होंगे ना। सही तो लिखा है इक्वेशन, कोई गलती गलत थोड़ी ना है। बट गाइस, यू आर रॉन्ग, दिस इज नॉट द राइट आंसर। कैसे, देखो ध्यान से। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताना है गैस का, वेयर वी, कैपिटल वी, इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, m इज इक्वल टू मास ऑफ गैस। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है गाइस। हम जानते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू m, हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना। अब ये जो v है, इसको अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम बता रहा है, ठीक है, तो इक्वेशन हमारा जनरली क्या होना चाहिए, v m इज इक्वल टू, इधर जो एम आर टी होता है ये तो रहेगा ही, ये होना चाहिए। इक्वेशन तो ये होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम कैसे, ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें मास की, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो हमें मास की तो जरूरत है। तो ये मास कहाँ से लाएंगे, ये मास को ही, अब होता क्या है यहाँ पे, एक्चुअल वॉल्यूम देखो, P इज इक्वल टू V इज इक्वल टू एम आर टी, एक्चुअल इक्वेशन ये होता है। और ये P, ये M को जब आप इधर ले आओगे, M को जब इधर लाओगे, तो इक्वेशन हो जाएगा आर टी। ठीक है, और P V अपॉन M, कैपिटल V अपॉन M इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू आर टी। बचा तो यही ना, आर टी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, दिस इज योर राइट आंसर, ना कि ये आपका। क्लियर है, तो ये ध्यान देना, छोटी छोटी चीजें यहाँ पे दिक्कत कर देती हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ सुपर हीटेड वेपर वन नीड्स, अगर किसी सुपर हीटेड वेपर को अगर आपको स्पेसिफिकेशन बताना है, तो आप कैसे बताओगे, क्या आंसर होना चाहिए, बोथ प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर। फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ सुपर हीटेड वेपर वन नीड्स प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर, हमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की नीड होगी। कैसे, फेज डायग्राम में जाओ ना, फेज डायग्राम ऐसा कुछ होता है, तो वो देखो इस तरीके से होता है। ठीक है,
उसके बाद फिर ये क्या है, ये P1 है, ये P2 है, और ये P1 P2 कैसे बढ़ता जा रहा है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना। तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड होता है हमारा सुपर हीटेड वेपर को आप बताना चाहोगे विद द हेल्प ऑफ प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर बोथ। ठीक है, 7.9 क्वेश्चन देखते हैं। 7.9 क्वेश्चन देखो, व्हेन वेट स्टीम फ्लो थ्रू अ थ्रॉटल, जब भी वेट स्टीम थ्रॉटल से फ्लो होता है तो क्या होता है, इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस बट ड्राइनेस इंप्रूव, इट टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड ड्राइनेस इंप्रूव, टेम्परेचर बढ़ेगा। भाई हम तो जानते हैं कि थ्रॉटल से जब भी कोई भी चीजें जाती हैं तो वो ठंडी होती है ना कि बढ़ती है, और थ्रॉटलिंग में एंथैल्पी भी कांस्टेंट होता है, हम ये भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका है दैट इज ऑप्शन सी, इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, ये तो हमें पता ही है टेम्परेचर तो डिक्रीज होना ही होना है, बट ड्राइनेस इंप्रूव। ओके, दिस इज योर राइट आंसर। और कोई यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज वाला आपको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, ड्राइनेस इंप्रूव होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन पूछ रहा है ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इज डिफाइंड एज, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ड्राइनेस फ्रैक्शन में मास ऑफ वेपर, हमने पढ़ा था मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ वाटर, मतलब लिक्विड की बात किए थे। ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है, एक ही क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, स्टीम की तो बात कर रहा है, ठीक है, बट नीचे वाटर वेपर आ गया है, स्टीम और वेपर बिल्कुल नहीं, गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। मास ऑफ वाटर वेपर इन सस्पेंशन मास ऑफ ड्राई स्टीम, गलत। मास ऑफ ड्राई स्टीम, चलो ऊपर तो वेपर है, नीचे भी ड्राई, मास ऑफ ड्राई, अच्छा स्टीम लिखना है, भूल गया। अच्छा मास ऑफ ड्राई, मास ऑफ वाटर वेपर इन सस्पेंशन, ठीक है, ऑप्शन सी ज्यादा बेस्ट है एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, उसके बाद और इधर देखो 7.10 क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन दिखते जा रहा है करते जाओ। द एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर, क्या होता है जब इवापोरेशन ऑफ वाटर होता है उस टाइम पे एंथैल्पी क्या होता है, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। कैसे, ये देखो यहाँ पे बना के बता रहा हूँ आपको, इस फिगर को समझो अच्छे से। फिगर देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, टीएस डायग्राम का फिगर देखोगे, फेज डायग्राम में टीएस डायग्राम का, तो ये P1 P2 P3 इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, और टेम्परेचर भी हमारा क्या होता रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओके, अब बोल क्या रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर क्या होगा, एंथैल्पी, तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, अभी मैंने आपको बताया कि आंसर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा, तो देखो जैसे जैसे प्रेशर ऊपर जाता जा रहा है, ये एंट्रोपी का लाइन है, एंट्रोपी का लाइन है, बट ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट टू दिस इज एंथैल्पी लाइन। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे प्रेशर प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ जा रहा है, ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है। पहले देखो कितना था, पहले इतना था, एंट्रोपी पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर ऐसे इतना हो गया, है ना। तो अपन लेटेंट हीट को भी इसी तरह बताते हैं, लेटेंट हीट क्या होता है, कम होता जाता है, और एट क्रिटिकल पॉइंट पे आके लेटेंट हीट की वैल्यू हो जाती है 0। तो एंथैल्पी के केस में भी ऐसा ही, कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है एंथैल्पी कम होता जा रहा है, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है एंथैल्पी यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्रिटिकल प्रेशर ऑफ स्टीम इज, क्रिटिकल प्रेशर ऑफ स्टीम 225 बार, ये आपको याद रखना है, क्रिटिकल प्रेशर ऑफ स्टीम इज 225 बार। ठीक है, 221 बार होता है जनरली, बट इसके आसपास यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो दिस इज, आप इसको टिक कर सकते हैं, बट आपको याद रखना है 221 बार आप इसका सही आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस इज अ पॉइंट एट विच लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट टुगेदर, सॉलिड एंड लिक्विड एग्जिस्ट टुगेदर, सॉलिड एंड वेपर एग्जिस्ट टुगेदर, सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फेस एग्जिस्ट टुगेदर। दिस डी इज ऑप्शन इज सही है, क्योंकि हम ट्रिपल पॉइंट जब डायग्राम बनाते हैं, एक पॉइंट है यहाँ से, एक तीन लाइन निकलता है ऐसा, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये सॉलिड वाला, ये लिक्विड वाला, ये वेपर वाला, तीनों तो मिलता है, तो सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फेस तीनों एग्जिस्ट करता है इस जोन में। ठीक है, पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट ऑप्शन, ऑप्शन 4 डिग्री सेल्सियस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस आपका डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पर मैक्सिमम होता है,
ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस से अगर आप आगे जाते हो मतलब हीट करते हो या इससे को कूल करते हो, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वाटर की डेंसिटी कम और ज्यादा होती रहती है। और देखिए द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इस जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 370 आपको याद करना होगा, 374 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर। वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रिटिकल प्रेशर की बात किया जाए वाटर की क्रिटिकल प्रेशर का, तो 221.2 बार होता है। क्लियर है। और क्रिटिकल वॉल्यूम की बात किया जाए वाटर का, तो 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी के आसपास होता है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, कभी भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे पागलों जैसे क्वेश्चन बन भी जाते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर बताओ, या क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर, या क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ वाटर बताओ, तो याद रखना है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस, critical pressure of water is 221.2 bar, और critical volume of water is 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी। ये आपको माइंड में रख के काम करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, which one of the following gas has the highest value of characteristic gas constant। ठीक है, इनमें से किसका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमको एक चीज देखने को ये रिलेशन से ये मिल रहा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या पूछा है, हाईएस्ट पूछा है ना। हाईएस्ट होगा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, उसी का हाईएस्ट होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए, नाइट्रोजन कितना होता है 14, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। इसमें सबसे कम जो है इसी का है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका कम है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन इज योर राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T1/2, T3/2, T का पावर 2 और T। देखो, अगर हम मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला निकाला जाए, तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी, मॉलिक्यूल्स काइनेटिक मॉलिक्यूल्स जो है मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी की बात किया जाए, तो वो आता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा जरूरत नहीं है, बट कभी कभी कहीं से क्वेश्चन इसका बन जाता है, 3RUT/m। क्लियर है। तो मॉलिक्यूलर, ये तो हो गया वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए, दैट इज 1/2m, मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है, हम ये जो वैल्यू हमारी होती है इसको यहाँ पे पुट करो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा, RU हो जाएगा, T हो जाएगा, M हो जाएगा, है ना। और आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कोई पावर ओवर नहीं है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू सिर्फ टेम्परेचर, ना कि टेम्परेचर का स्क्वायर और ये सब, ओके। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने वीडियो के लास्ट में डिस्कस किए थे, थोड़ा सा ही डिस्कस किया था, और उतना ही क्वेश्चन बनता है, उससे ज्यादा बनता भी नहीं है, ठीक है। फॉर एन आइडियल गैस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज, कितना होता है, यूनिट। हमने लास्ट में अभी जो लास्ट वीडियो पढ़ा था प्योर सब्सटेंस का, उसमें हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z अपॉन एब्सोल्यूट प्रेशर का एक डायग्राम बनाया था, इस तरीके से, इस तरीके से एक डायग्राम बनाया था। और ये जो ये पॉइंट है, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है और ऐसे ऐसे करते करते 1 तक जाता है, और ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पे जो हमारे गैसेस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी Z की फैक्टर कितनी हो जाएगी, Z इज इक्वल टू 1। और Z है क्या यहाँ पे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT, ठीक है, याद रखना है। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू जाती है 1 फॉर आइडियल केस कंडीशन। अगला क्वेश्चन है, हीटिंग विथ स्टीम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज सेम एज हीटिंग एट कांस्टेंट एंट्रोपी, प्रेशर, एंथैल्पी और वॉल्यूम। जल्दी बताइए इसका आंसर। प्रेशर गाइस, प्रेशर राइट आंसर है। कैसे, अपन जब भी स्टार्ट किए थे फिगर ऐसा बना रहे थे ना,
ऐसा फिगर हमने स्टार्ट किया था और ऐसा एक बनाया था। एक प्रेशर P1 प्रेशर पे मैंने कुछ लिया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया और फिर मैं बस उसमें हीट ऐड करता जा रहा हूँ। तो पॉइंट 1 पे देख रहा हूँ वो सॉलिड है, पॉइंट 2 पे देख रहा हूँ कि वो भाई तो सैचुरेटेड सॉलिड में आ गया, पॉइंट 3 पे देख रहा हूँ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट 4 पे देख रहा हूँ तो सैचुरेटेड लिक्विड पे आ गया, पॉइंट 5 पे देख रहा हूँ वेपर पे आ गया। और फिर जब हमने इसको कौन से डायग्राम, टीएस डायग्राम में जब बनाया था, तो टीएस डायग्राम में हमने जब बनाया तो उसको कुछ इस तरीके से पॉइंट देकर बनाया था। दिस इज P1। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पे है, यही तो है हमारा लेटेंट हीट वाला जो जोन है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे। तो आप क्या देख रहे हो, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट, क्योंकि ये लेटेंट हीट वाला एरिया है 2 से 3 तक का जो है, 2 से 3 तक ये लेटेंट हीट जोन है। तो लेटेंट हीट जोन में टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाता है और प्रेशर तो हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट रहता ही है। तो अगर पूछ रहा है कि आप हीट, यही वेट स्टेम, यही तो वेट जोन है, वेट रीजन यही है ना, यही तो है हमारा वेट रीजन। ये सुपर हीटेड रीजन हो गया, ये सबकूल्ड रीजन हो गया, वेट रीजन है ये है। तो वेट रीजन में हम लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही होगा क्योंकि सिर्फ फेस चेंज हो रहा है। और हम किसी पर्टिकुलर प्रेशर की बात कर रहे हैं, P1 के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं, तो हमारा प्रेशर तो ऑलरेडी हमने जो भी लिक्विड लिया वो P1 के लिए लिया ना, प्रेशर कांस्टेंट करके रखा है। तो दिस इज योर राइट आंसर, प्रेशर। ठीक है, which gas among the following has the highest value of adiabatic index? तो गाइस जो मोनोएटॉमिक गैसेस होते हैं उनकी एडियाबैटिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस की बात किया जाए तो हीलियम इज ए मोनोएटॉमिक गैस एंड इसका जो एडियाबैटिक इंडेक्स होता है वो होता है 1.67 के आसपास। ठीक है, अब ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं जो कि हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए क्या है। फॉर अ पर्टिकुलर आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ आर इज इतना, चलो आर की वैल्यू दी हुई है 0.280 किलो जूल पर केजी केल्विन एंड द वैल्यू ऑफ this is 1.375, the value of Cp and Cv are respectively in kilojoule per kg। क्या फाइंड करना है, ओ Cp की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो गामा की वैल्यू दी हुई है और आर की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है और गामा की वैल्यू दी हुई है। आइए रिलेशन बनाते हैं। तो गाइस एक रिलेशन आपको याद होगा, हम शुरू से ही पढ़ते आए, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर होता है ना, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। तो ये हो गया, और होता है, और एक होता है Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा। तो इस Cp की जगह पे हम Cv ये रख सकते हैं, गामा Cv, ये दिस इज गामा है। ठीक है, Cv माइनस Cv इज इक्वल टू आर, रख सकते हैं ना। अब यहाँ से देखो Cv को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर, हो जाएगा ना। और Cv की वैल्यू हो जाएगी R अपॉन गामा माइनस 1, हो जाएगा। R की वैल्यू दी है 0.280 अपॉन गामा की वैल्यू दी है 1.375, माइनस 1 करोगे तो यहाँ से Cv की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 0.7467 किलो जूल पर केजी केल्विन में। कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, चलो एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि Cp निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0.7467 और कहीं तो है ही नहीं। बट मैं आपको Cv भी निकालना बताता हूँ, कुछ नहीं, Cv निकल गया ना, Cv की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, Cp निकल जाएगा। तो Cp इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से, ठीक है, इस इक्वेशन से Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv, R की वैल्यू 0.280 प्लस Cv की वैल्यू 0.7467, और यहाँ से आप जब निकालोगे तो आ जाएगा 1.0267 के आसपास किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, अभी हमने डेंसिटी ऑफ वाटर का चीजें देखी थी, डेंसिटी ऑफ वाटर कब मैक्सिमम होता है, तो 277 केल्विन पे। वहां पे हमने किस मोड में देखा था, हमने इससे पहले जो देखा था डेंसिटी मैक्सिमम होता है सेल्सियस के टर्म्स में 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे हमारा, और 4 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो प्लस 4, ये हो जाएगा 277 केल्विन। ठीक है, वही क्वेश्चन बदल कर दे दिया। नाउ एज द प्रेशर इंक्रीजेस द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द वेपर क्या हो जाएगा, इट विल बी इंक्रीजेस। कैसे, ध्यान से देखो, यही तो है फिगर,
टेम्परेचर और एंट्रोपी का फिगर देखेंगे, ये P1 की लाइन होती है, ये P2 की लाइन होती है। तो अगर देखोगे, इसको देखो और इसको देखो, तो इसका T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, तो P1 जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, टेम्परेचर भी तो बढ़ता जाएगा। ये जो टेम्परेचर होता है, इसी को तो टेम्परेचर को सैचुरेटेड टेम्परेचर कहते हैं। ये वाला जो टेम्परेचर है कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, इसी को सैचुरेटेड टेम्परेचर कहते हैं। तो इसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो, सैचुरेटेड टेम्परेचर भी, ये फिर यहाँ लाइन बनेगा, फिर यहाँ लाइन बनेगा, तो बढ़ता जाएगा ना ये रीजन, तो इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन 19 का, एट ट्रिपल पॉइंट देर आर, क्या होगा, थ्री स्टेट ऑफ मैटर इन इक्विलिब्रियम या थ्री कांस्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रोप, कौन सा आंसर होगा, या थ्री और मोर मोड्स ऑफ एनर्जी, ये तो हो ही नहीं सकता। थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलता है, 0 निकलता है। कैसे, क्योंकि एट ट्रिपल पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला P प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट प्लस 2 होता है। तो थ्री फेस प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट तो एक ही होता है वाटर, प्लस 2, तो F इज इक्वल टू 3 माइनस 3, F इज इक्वल टू 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 0 होता है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हो सकता है, गलत, ये भी गलत है। थ्री स्टेट ऑफ मैटर इज इक्विलिब्रियम, यस, ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, क्योंकि सारे के सारे एट ट्रिपल पॉइंट सारे के सारे इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन आप देखो। द एंथैल्पी ऑफ स्टीम इज डिफाइंड एज, ऑप्शन दिया ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर दिया होगा। जनरली एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है, एंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी, मतलब उसका इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये होता है हमारा एंथैल्पी का फॉर्मूला। इसका ऑप्शन देखा जाए क्या है, क्या की दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट, डिफरेंस तो है ही नहीं। प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर, ये भी नहीं है। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दिस, यस, ऑप्शन सी सही है। तो इसका ऑप्शन सी को आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन सी ये सही आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का क्रिटिकल टेम्परेचर को किससे डिफाइन करते हैं, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज कैन कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल नहीं। द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज कैन कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल नहीं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच वेपर एंड लिक्विड, बिल्कुल नहीं। It is a maximum temperature at which vapor and liquid phase can coexist in equilibrium. Option D is your right answer. ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्रीज इन प्रेशर, द इंक्रीज इन प्रेशर को इंक्रीज होने से क्या होगा, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, हो ही नहीं सकता। रेज द बॉइलिंग पॉइंट, बढ़ेगा ना, तो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, जैसे कंटेनर आपने लिया, कंटेनर में कुछ लिक्विड रखा हुआ है या फिर एयर कुछ भी रखा हुआ है, और जब आप प्रेशर बढ़ाओगे और आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो ना, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, पी और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, डज नॉट इफेक्ट रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ा रहे हो, जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा। बट अगर यहाँ पे गाइस आंसर तो ये भी हो सकता है, रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, है ना, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ये भी आपका सही आंसर है। प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। बट गाइस यहाँ पे द इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, बी क्यों सही होगा, इसका रीजन गाइस इसी ऑप्शंस में छुपा हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है गाइस। यहाँ पे पहले में भी लिक्विड की चर्चा हो रही है, दूसरे में भी लिक्विड की बात हो रहा है, तीसरे में भी लिक्विड की बात हो रहा है, तो ये भी हमारे लिक्विड की ही बात हो रहा होगा। क्लियर है, और हम जानते हैं लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल नेचर का होता है, मतलब होता है कॉम्प्रेस, बहुत कम अमाउंट में लिक्विड कॉम्प्रेस होता है ना, लिक्विड को हम इनकॉम्प्रेसिबल बोलते हैं। अगर ये गैस होता, अगर यहीं पे अगर ये गैस होता, तो जाहिर सी बात है ये रिड्यूस होता ही प्रेशर लगने पे। बट यहाँ पे प्रेशर लिक्विड है और प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, तो ये सिर्फ इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। ठीक है, हमें इस ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं। बट अगर ये गैस वाले टर्म्स आ जाते तब तो भाई सही हो जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 23। The amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of water from 0 degree Celsius to the saturation temperature Ts degree Celsius at a given constant pressure is defined as, जल्दी से बताओ, superheated, entropy, latent heat या sensible heat। क्वेश्चन को पढ़ो फिर से। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर फ्रॉम 0 टू Ts। भाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सिर्फ सेंसिबल हीटिंग में, लेटेंट हीट तो होगा ही नहीं, ठीक है। सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिपल पॉइंट occurs in a mixture of two or more gases is the point where three phases exist together। बस यही सही हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब, आगे बढ़ते हैं। A system consisting of more than one phases is called isolated system, open system, non-uniform system या heterogeneous system। Heterogeneous guys, mixture of two other gases, heterogeneous system। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फ्यूजन कर्व ऑन पीटी डायग्राम फॉर ऑल सब्सटेंस पोसेस द फॉलोइंग स्लोप। किस तरीके का स्लोप बनाता है पीटी डायग्राम में फ्यूजन कर्व, जल्दी बताइए। इट इज अ वेरिएबल टाइप बनाता है, ठीक है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है ना। पीटी ग्राफ बनाओगे, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ जब बनाते हो आप, ठीक है, फेज डायग्राम वाला, तो उसमें हम क्या दे रहे थे, वो पॉजिटिव भी हो सकता था, निगेटिव भी हो सकता था, ठीक है, कुछ भी हो सकता था, जीरो भी हो सकता था, टिल्टिंग हो भी नहीं सकता था, तो वो वेरिएबल होता है, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर एक को नहीं मार्क कर सकते हो, या ऑल ऑफ दिस होता तो भी ऑप्शन सही होता, ठीक है। अगला है 7.28। सुपर हीटेड वेपर बिहेव लाइक a gas, a steam, as ordinary vapor, approximately as gas। ऑप्शन ए exactly as gas, superheated vapor behave, superheated जो टाइप के वेपर्स होते हैं वो ऑलवेज गैस की तरह ही बिहेव करते हैं, क्योंकि भाई सुपर हीट होने के बाद कौन सा चीज सॉलिड या लिक्विड में रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ लिक्विड बॉयल एट कांस्टेंट प्रेशर द फॉलोइंग पैरामीटर इंक्रीजेस। When liquid boils at constant pressure, the following parameter in temperature increases temperature, heat of vaporization, kinetic energy या entropy। हम्म जनरली क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज करता है। बाकी सब चीज देखा जाए तो टेम्परेचर भी के टर्म्स में तो बनता नहीं है। ग्राफ देखो ना, ग्राफ, ग्राफ नहीं याद आया अभी तक, तो आ जाना चाहिए माइंड में। टीएस डायग्राम तो अभी तक तो माइंड में आपके आ जाना चाहिए। दिस इज, तो मैं ये बना रहा हूँ, ये लाइन किसके लिए बना है, P1 के लिए बना है ना। तो P1 एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब ये पूरी लाइन एक कांस्टेंट प्रेशर, ये हर पॉइंट आप जो भी पॉइंट पर उंगली रखोगे उसका प्रेशर P1 ही होगा, है ना। द फॉलोइंग पैरामीटर इंक्रीजेस, क्या यहाँ इंक्रीजेस होता जा रहा है, देखो टेम्परेचर इंक्रीज होता वो तो दिखता है यहाँ तक, ठीक है, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, फिर टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, तो हम इसको ऑप्शन में नहीं रख सकते हैं। बट एंट्रोपी को देखा जाए तो एंट्रोपी यहां से बढ़ना चालू होता है और बढ़ता ही जाता है, यहां तक बढ़ता जाता है ना। तो एंट्रोपी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओ छूट गया क्या, ओह वीडियो ऑन करना। सुपर हीटेड वेपर बिहेव लाइक एग्जैक्टली गैस, क्योंकि सुपर हीटेड रीजन में हर चीज गैस में ही हो जाता है। व्हेन अ लिक्विड बॉयल एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी मैंने आपको बताया, टीएस डायग्राम याद करो। टीएस डायग्राम जब आप याद करोगे तो टीएस डायग्राम में हम बनाते हैं ना, टीएस डायग्राम इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। ये P1 लाइन के लिए होता है टेम्परेचर, तो आप देखोगे टेम्परेचर पहले तो बढ़ता है, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ता है। तो टेम्परेचर को हम ऑप्शन में नहीं रख सकते क्योंकि बढ़ कम रहा है, बट जो एंट्रोपी होता है वो कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है, तो एंट्रोपी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 30। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज फाउंड टू अकर्स इन द केस ऑफ, क्या होता है सब्लिमेशन में, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर, किसके, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो जो सॉलिड CO2 है, ये यही तो है जो डायरेक्ट, ही सॉलिड जो है, सॉलिड CO2 जो है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस के नाम से भी जाते हैं, जिसको रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं, क्लियर है। 31 की बात किया जाए, टेम्परेचर ऑफ स्टीम एट अराउंड 540 डिग्री सेल्सियस कैन बी मेजर्ड बाई, ओके, अगर किसी स्टीम का टेम्परेचर 540 डिग्री सेल्सियस है, फिर आप उसको किस चीज से मेजर करोगे, जल्दी से यहाँ पे आंसर देखो और बताओ। सबसे बेस्ट यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, थर्मोकपल, थर्मोकपल सबसे बेस्ट ऑप्शन है हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, क्लियर है। थर्मोमीटर तो पिघल ही जाएगा, थर्मिस्टर किसी काम का नहीं, रेडिएशन पायरोमीटर ये
रेडिएशन मेजर करने के लिए, ठीक है, ना कि हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर। थर्मोकपल इज द बेस्ट, ठीक है। द ट्रिपल पॉइंट ऑन पीवी डायग्राम इज, ओके, पीवी डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट किस तरीके से बताता है। लास्ट में वीडियो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो लास्ट में आपको ये बताया था कि एक लाइन की तरह डेवलप होता है ट्रिपल पॉइंट पीवी डायग्राम में। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, चलो यहाँ पे बना ही हुआ है, ऐसा बना हुआ है ना, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है, आप ये फिगर समझना। तो मैंने बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन होता है, लास्ट वाला जो सबसे नीचे वाला जो लाइन स्ट्रेट लाइन होता है, यही है आपका ट्रिपल पॉइंट का लाइन, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट का लाइन दिस, ओके। तो अलाइन इज योर राइट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा काम का है। एट विच प्रेशर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड स्टीम बिकम आइडेंटिकल। वाह, कौन से प्रेशर पे, 0.1, 100 या 225? आइए इसको हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। देखो गाइस, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि वाटर का वाटर का क्रिटिकल प्रेशर जो था 221 बार में पढ़े थे। बट यहाँ पे जो ऑप्शन है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, इसको आप केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, पहले तो इसको हम अपन पास्कल में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 221 इंटू 10 पावर 5 पास्कल, या पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, है ना। ये पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। अब इसमें 221 में 10 पावर 5 में 10 पावर-4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो न्यूटन है ये डायरेक्ट केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और इसमें 221 इंटू, क्योंकि ये -4 है, ये 5 है, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा एक 10, 9.8, ठीक है। ग्रेविटी से सॉरी कटा नहीं है, 9.221 इंटू 10 बचेगा अपॉन 9.81 से जब डिवाइड कर दोगे ये एफ वाला टर्म कट जाएगा, बच जाएगा केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 225.3 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और यहाँ अप्रोक्सीमेट ये ऑप्शन तो है नहीं, बट ऑप्शन डी ज्यादा सही है, 225.6 इसके आसपास है, ठीक है, ये पॉइंट में, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 1 kg of steam sample contain 0.8 kg dry steam. Its dry fraction is, ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात कर रहा है गाइस। 1 kg स्टीम है, स्टीम का मास दिया हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके गाइस आपका आंसर निकलने वाला है यहाँ पे। कैसे, यहीं पे करके मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से देखो। ड्राइनेस फ्रैक्शन S इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर, ओके, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ वाटर, या इसको हम टोटल मास भी लिखते हैं। तो टोटल मास 1 केजी दिया हुआ है, 1 लिख दिया, और 0.8 केजी ड्राई स्टीम, वेपर स्टीम, ठीक है, सेम है, 0.8 है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, वही तो आपका आंसर हो गया। 0.8 इज योर राइट आंसर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस, कितने बार ये क्वेश्चन आएगा। Moiler diagram, the isothermal in the superheated region at low pressure become parallel. मोइलर डायग्राम देखे हो, थर्मोडायनामिक आप पढ़ रहे होगे, उसमें एक आपको खूब सारे मोइलर डायग्राम इस तरीके के दिखे होगा। थोड़ा सा हिंट दे के याद दिला दे रहा हूँ, ओके। जनरली एंट्रोपी और एंथैल्पी पे रहता है, दिस इज एंथैल्पी, दिस इज एंट्रोपी। खूब सारे ऐसे लाइन बने होते हैं, खूब सारे ऐसे 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 लाइन बने होते हैं, ठीक है, बड़ा सा ग्राफ आपको स्टीम टेबल के साथ मिलता है, वही तो है। तो मॉइलर डायग्राम में आइसोथर्मल वाला आप बात करोगे, फॉर सुपर हीटेड रीजन की बात करा जाए तो एट लो प्रेशर पे जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। ये चीज देख लेना एक बार, आप मॉइलर डायग्राम खोल के आपको डायरेक्ट वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। लो प्रेशर सुपर हीटेड जोन में जाकर देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है गाइस इसी में, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला होल्ड्स ट्रू फॉर ड्राइनेस फ्रैक्शन। अभी तो हमने लगाया यार, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताओ। ए सही है यार, कुछ नहीं, ए सबसे सही है। वेपर, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रिलेशन इज द बेसिस ऑफ मॉइलर डायग्राम। ओ फिर से मॉइलर डायग्राम से क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे।
बहुत अच्छा है, आप बता सकते हो थोड़ा सा हिंट देकर ऐसा कि मोली डायग्राम मैंने अभी बताया एंथैल्पी और एंट्रोपी का बनता है। इधर एंथैल्पी होता है, इधर एंट्रोपी होता है। तो अगर आप देखोगे ऐसा कुछ फॉर्मूला कहीं दिख रहा है कि डेल एंथैल्पी अपॉन डेल एंट्रोपी, और जो लाइन होता है पूरा सुपर हीटेड रीजन, ये रीजन वो रीजन के लिए टेम्परेचर के लिए जनरली बताता है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर इस टेम्परेचर वाला। हाँ, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के लिए गाइस ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आपको पता है ना तो आप कर सकते हो। व्हाट द रीजन टू इन द पीवी डायग्राम गिवन, कौन नहीं बता देगा, जल्दी से बताओ, क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 39 का? रीजन टू जो है ये क्या बता रहा है? हम्म कॉम्प्रेस्ड लिक्विड रीजन है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन है, सॉलिड तो हो ही नहीं सकता, अनसैचुरेटेड भी नहीं होगा। ठीक है, जल्दी बताओ। जनरली ये सबकूल्ड रीजन, सुपर हीटेड रीजन, वेट रीजन को एक और नाम से क्या जानते हैं? इट इज सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन, इसमें लिक्विड और वेपर दोनों होंगे, लिक्विड वेपर रीजन, यही इसी को हम वेट स्ट्रीम्स भी बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं बताए, एक काफी बार रिपीट, एक ही क्वेश्चन काफी बार रिपीट कर देते हैं। जैसे कि ये भी क्वेश्चन देख ले, व्हाट इज द ड्राइनेज फ्रैक्शन एक्स फॉर सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। तो अगर वीडियो आप नहीं देखे हो तो वीडियो जाकर देखो कि सैचुरेटेड मतलब ये जो लाइन है, ये जो देखो पी और इसमें डायग्राम देखो, ये जो लाइन है ये होता है क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। और इधर का सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, दिस इज सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे ड्राइनेज फ्रैक्शन हमने निकाला था, तो उसकी वैल्यू कितनी निकली थी? 0 के आसपास निकली थी। चलो बता देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। देखो, ड्रेनेज फ्रैक्शन होता है मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। और पूछा है किसका, लिक्विड, व्हाट इज द ड्रेनेज फ्रैक्शन ऑफ अ सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। सैचुरेटेड लिक्विड फ्रैक्शन वेपर मिक्सचर का पूछ रहा है, तब तो हम कहा कैसे बता मुझे लगा सिर्फ सैचुरेटेड लिक्विड मिक्सचर का पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम नहीं बता सकते ना गाइस, हमारे पास कोई डाटा तो दिया नहीं है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन हो जाएगा ना। हमारे पास कुछ एंथैल्पी है ना एंट्रोपी, हम कैसे बता दें? ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट बोलता कि सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे बताओ, जैसे कि मैं अभी डायग्राम में बता रहा था कि ये लिक्विड वाला लाइन है ना, सैचुरेटेड लिक्विड वाली लाइन पे बताओ, तो बता देते। लिक्विड वाली लाइन पे वेपर होता नहीं है तो वेपर जीरो, वेपर होता नहीं है, जीरो प्लस लिक्विड होता तो लिक्विड रखते और इसकी वैल्यू जीरो आ जाती। और यही वेपर भी पूछता तो वेपर की वैल्यू रखते, नीचे भी वेपर रखते, मास ऑफ लिक्विड को जीरो कर देते क्योंकि लिक्विड होता नहीं वेपर सैचुरेटेड वेपर वाले लाइन पे, और वहां पे वन आ जाता है आंसर। तो जीरो से लेके वन तक ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है हमारा, बट यहाँ पे कोई वैल्यू वगैरह तो दिया नहीं है लिक्विड वेपर जोन में, तो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, बीच वाले पार्ट में। यहाँ गाइस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं देख रहा हूँ, कुछ आप इसका स्नैपशॉट वगैरह ले सकते हो क्वेश्चंस का। मैं देख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, तब तक आप स्नैपशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, बीच ऑफ द ओके, which of the following substance cannot be classified as pure substance? humid air, humid air की बात करें, जनरली एयर की ह्यूमिडिटी बदलती रहती है। ठीक है, बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। और हमारा जो प्योर सब्सटेंस की जो डेफिनेशन है उसका कहना ये है कि केमिकल कंपोजिशन जो है ओवरऑल मास कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि ह्यूमिडिटी एयर है बढ़ती कम होती रहती है, तो अपन नहीं कह सकते। तो बी जो है सब्सटेंस, वो जो उसको डिफाइन नहीं कर सकते एज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, which entropy value best define the state of water at triple point? यहाँ पे एक क्वेश्चन और गाइस बड़ा अच्छा दिखा मेरे को, 4.1। in a pt diagram, phase diagram of the pure substance, which of the following lines separate solid and liquid region? थोड़ा सा इसको ध्यान देना आप। p t, ये हो जाता है ट्रिपल पॉइंट का लाइन, ये हो जाता है दिस एंड दिस, ये बनता है, इस लाइन को कहते हैं फ्यूजन लाइन। यहाँ पे होता है लिक्विड, ठीक है, ये लिक्विड रीजन है, ये हो जाता है हमारा सॉलिड रीजन, ये होता है हमारा वेपर रीजन। तो सॉलिड से लिक्विड का जो कन्वर्जन है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज होना, सॉलिड से लिक्विड। ठीक है, फ्यूजन हो रहा है, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन लाइन। इस लाइन लिक्विड से वेपर, इसलिए इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन लाइन। और इस लाइन को बोलते हैं सब्लिमेशन लाइन, सॉलिड से वेपर होना, सब्लिमेशन लाइन। क्लियर है? तो ये फ्यूजन लाइन, वेपर लाइन, सब्लिमेशन लाइन। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेपरेट सॉलिड और लिक्विड रीजन को कौन सेपरेट कर रहा है? दिस लाइन, फ्यूजन लाइन।
तो यहाँ पे कई ऑप्शन है, फ्यूजन लाइन, मेल्टिंग लाइन, दिस, यस दिस इज योर राइट आंसर। अगला था हमारा, हम देख रहे थे which entropy value best define the state of water at triple point, 0, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, व्हाट विल बी द ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर लिक्विड M1 एंड वेपर M2, क्या होगा जल्दी बताओ। M2 वेपर है ना, वेपर कौन सा है, ये M2 वेपर है, तो वेपर अपॉन वेपर प्लस लिक्विड, दिस ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। In PV diagram for pure substance, the constant temperature line is superheated region is converging, diverging, intersecting और parallel, जल्दी से बताइए। It's a diverging type line, ठीक है। कैसे देखोगे फिगर, ये रहा इसका फिगर गाइस, पीवी का ये लाइन में। पीवी डायग्राम जब हम बनाते हैं तो पीवी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन आ रही है, ये हमारा सुपर हीटेड, ये हमारा सुपर हीटेड रीजन है ना, ये तो है हमारा सुपर हीटेड रीजन। तो जब देखो लाइन जो आ रही है स्ट्रेट आ रही है, देन ये दिस, और फिर ये देखो इन इस लाइन को देखो ये नीचे जा रहा है, इस लाइन को देखो ऐसा, इसके ऊपर एक और बनाओगे, अगर एक और बनाओगे तो ये और ऐसा जाएगा, तो मतलब ये डाइवर्जिंग हो रहा है, ठीक है। तो डाइवर्जिंग टाइप का यहाँ पे रहेगा पीवी डायग्राम में। यही अगर पीटी डायग्राम होता तो ये लाइन इस तरीके से जाता नीचे की ओर, इस सॉरी इस तरीके से, है ना, ऐसा, जैसा हम आपको बताते आ रहे हैं। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत कम इस तरह के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जाते हैं। ज्यादातर पीटी डायग्राम या जो आप पढ़े हैं वही पीवी डायग्राम या हटकर थोड़ा सा ऐसा वाला बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। बट आपको पता होना चाहिए पीवी डायग्राम एक यूनिट फेस डायग्राम एक अजीब सा डायग्राम है जो ऊपर से नीचे की ओर डाइवर्ज होता है, सुपर हीटेड रीजन में कुछ डाइवर्जिंग टाइप का काम करता है। बट हमारा सबकूल्ड रीजन में ये स्ट्रेट होता है और पैरेलल होता है लाइन के, स्ट्रेट होता है, हॉरिजेंटल से स्ट्रेट होता है और वर्टिकल से पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। फिर आते हैं 46 क्वेश्चन में, व्हाट इज द स्टेट एट विच फेज चेंज अकर्स विदाउट अ चेंज इन प्रेशर टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल स्टेट। क्रिटिकल स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पे डायरेक्ट कोई भी चीज चेंज हो जाता है। बताया था ना आपको मैं पहले बना के बताया था कि यही क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल स्टेट, ये स्टेट ऐसा है जहाँ डायरेक्ट ये इधर की जो चीजें होती है ना डायरेक्ट वो कन्वर्ट हो जाती है इधर की चीजें में। वो यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन, ये वेट रीजन में कन्वर्जन नहीं होता है, डायरेक्ट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो क्रिटिकल स्टेट ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47 for a pure substance in gaseous phase to be liquefied, the gas has undergo initial dash below the, इसका जो आंसर होगा दैट इज दिस सैचुरेटेड वेपर लाइन। क्यों, क्योंकि अगर आप पीवी डायग्राम देखोगे तो ये आपका जो लाइन होता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है और कूलिंग यहीं पे होता है, क्योंकि यहाँ से जो लाइन आती है यही तो कूल हुआ हुआ लाइन आता है, फिर सैचुरेटेड टेम्परेचर होता है, फिर टेम्परेचर ऐसे सुपरहीटेड में बढ़ता जाता है, इस तरीके से ग्राफ बनता है नीचे की ओर लाइन। तो जो कूलिंग वगैरह काम जो होता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के नीचे ही है, सैचुरेटेड वेपर लाइन है। हाँ ठीक तो है, बिलो द सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो ये जो सैचुरेटेड वेपर लाइन है इसके इधर ही जो होता है, इसके इधर ही होता है, उधर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने ही लगेगा, कूलिंग नहीं बल्कि हीटिंग होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन थ्री, रीजन थ्री क्या बता रहा है, रीजन थ्री सैचुरेटेड वेपर बता रहा ना, दिस इज सैचुरेटेड वेपर रीजन। या फिर अगर अगर ये पूरे पूरे रीजन की पॉइंट बता रहा है ना, अगर ये जो थर्ड है अगर इस पॉइंट की बात कर रहा है, ये पॉइंट जो है सैचुरेटेड वेपर रीजन बता रहा है। सैचुरेटेड वेपर रीजन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं है, तो ये पूरे पूरे रीजन की बात कर रहा है। जो पूरा रीजन है इसको सुपर हीटेड रीजन बोलते हैं और इससे ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुपर हीटेड रीजन, ठीक है। ये पूरे रीजन की बात कर रहा है, इस थ्री को इधर लिखना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज द टर्म क्वालिटी, क्वालिटी मतलब जनरली अपन ड्राइनेस फ्रैक्शन की जब बात करते हैं, जो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है यही तो क्वालिटी बताता है हमारा कि कितने स्टीम है कितना लिक्विड है। तो जनरली क्वालिटी का मतलब यहाँ पे आपको क्या लगे, क्वालिटी का मतलब है यहाँ पे mass fraction of vapor in liquid or vapor mixture, option B is your right answer। sorry, क्या क्या ऑप्शन है, mass friction of liquid in a liquid vapor mixture, mass fraction of liquid in a liquid vapor mixture, नहीं तो
मास फ्रैक्शन ऑफ वेपर इन लिक्विड। ओके 49, यही तो सही है यार। दिस इज राइट, यही तो होगा। देखो टर्नेस फ्रैक्शन क्या होता है, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। यही तो कह रहा है कि मास फ्रैक्शन ऑफ अ वेपर इन अ लिक्विड वेपर मिक्सचर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 49 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A triple point for water, which of the following term is not equal to zero? Enthalpy, entropy, internal energy या D, none of this? जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गाइस ट्रिपल पॉइंट वाटर की जनरली रेफरेंस से बात करते हैं तो वहां पे एंथैल्पी भी जीरो होता है, एंट्रोपी भी जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी भी जीरो होता है एट ट्रिपल पॉइंट वाले लाइन पे। तो नन ऑफ दिस आपका ज्यादा सही आंसर है यहाँ पे। और कोई ऑप्शन देता तो सोच सकते थे, बट नन ऑफ दिस यहाँ पे सही है, क्योंकि बाकी सब जो है वो जीरो ही होते हैं ट्रिपल पॉइंट पे। विच अदर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज अ प्योर सब्सटेंस? क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस, जल्दी बताइए। अभी उसमें क्वेश्चन था कि नहीं है, तो ह्यूमाइड एयर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, हमने अभी कुछ देर पहले ही क्वेश्चन लगाया था। बेकिंग सोडा, थोड़ा सा पानी डालोगे तो इसकी वैल्यूबिलिटी पूरी की पूरी यहाँ पे बदलती होती है। ह्यूमिड एयर, सॉइल। अब गाइस देखा जाए तो प्योर सब्सटेंस की अपन बात भी करते हैं तो कंपोनेंट, कंपाउंड और एग्रीगेशन, दो चीज पढ़े थे प्योर सब्सटेंस में कि केमिकली कंपाउंडेड होना चाहिए और केमिकली एग्रीगेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमाइड एयर की बात करें तो ह्यूमाइड एयर प्योर सब्सटेंस तो होता ही नहीं है। दो तीन केस है, तरीका होता है कि भाई ये अप डाउन होता रहता है, तो ऐसा तो कोई प्योर सब्सटेंस है नहीं जिसकी प्रॉपर्टी अप डाउन होती रहेगी। ह्यूमाइड एयर में नंबर ऑफ एटम्स मिले होते हैं। पहली बात तो प्योर सब्सटेंस वही से सॉइल में भी अलग अलग टाइप के मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो वो भी हमारे प्योर तो हुए नहीं। स्टैंड इन वाटर, वाटर में स्टैंड और वाटर दोनों की केमिकल कंपाउंड एकदम अलग है, बॉन्डिंग एकदम अलग है, ये तो होने वाला नहीं है। बेकिंग सोडा जो होता है बाइकार्बोनेट से बन के, सोडियम बाइकार्बोनेट से बनता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट अपने में काफी अच्छा बॉन्डिंग रखता है, तो केमिकल एग्रीगेशन भी यहाँ पे हो रहा है और केमिकल कंपाउंड भी हो रहा है। तो बेकिंग सोडा आपका ज्यादा सही आंसर है यहाँ का। क्लियर है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट क्रिटिकल पॉइंट? जीरो। तुरंत ऑप्शन ए का सही करो, क्योंकि लेटेंट हीट, इसी लाइन को तो गाइस लेटेंट हीट बोलते हैं। इसी लाइन, ये जो लाइन है पॉइंट 1 से पॉइंट 3 जो दिख रहा है, यही तो है लेटेंट हीट की लाइन। और जैसे जैसे आप प्रेशर ऊपर की ओर जाते जाओगे, जाते 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 जीरो हो जाएगा। तो लेटेंट हीट क्रिटिकल, यही तो, और ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट क्या हो जाएगा? जीरो। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है। Sublimation region is the region. Sublimation region is the region where solid and vapor phase are in equilibrium. ओके सही तो है, सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम, क्योंकि सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर फॉर्म, तो दोनों इट इज आर इन इक्विलिब्रियम। The latent heat of steam at pressure greater than atmospheric in compression of latent heat at atmospheric pressure is less. Yes. सेम क्वेश्चन है, घुमाकर पूछ दिया, कंफ्यूज जाते हैं लोग। लेटेंट हीट, यही ये लाइन जो लाइन है पीवी डायग्राम या पीएस डायग्राम का, ये जो लाइन है ये तो पीवी डायग्राम का ऊपर से आ रहा है नीचे की ओर जा रहा है, ये हो गया पीवी डायग्राम। नीचे से जाके ऊपर हमेशा जाओ तो टीएस बोल दो, पीटी बोल दो, कुछ भी बोल दो, बट पीवी डायग्राम में ऐसा होता है लाइन ऊपर से आकर फिर नीचे ऐसे जाता है। ठीक है, ये चीज माइंड में रखना। तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट प्रेशर ग्रेटर, अब जैसे जैसे प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे थे फिगर्स में, तो ये क्या लेटेंट हीट की वैल्यू कम होती जा रही थी। तो क्या ऑप्शन ए सही है? यही क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन को ही जो बताया दूसरे तरीके से पूछ दिया। 7.55 देखिए, what will be the change in the level of water when the closed and rigid tank of volume this is slowly heated? The mass of mixture is 10 kg at 0.1 megapascal and the water has critical specific volume is itna. Will fall, will rise, will be constant or cannot be determined? इसको तो करके देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना अपन, सबसे व्हाट विल बी द इसी तरह निकाल लेते हैं। व्हाट विल बी द चेंज इन लेवल ऑफ वाटर व्हेन द क्लोज्ड एंड रिजिड टैंक ऑफ वॉल्यूम इतना है, स्लोली हीट कर रहे हैं उसको, द मास ऑफ मिक्सचर इतना हो जा रहा है एट इतने टेम्परेचर पे। ठीक है, एंड और वाटर हैज क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम में अगर हम मास का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम में, क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग में तो बताए थे यार, स्पेसिफिक वॉल्यूम में मास का मल्टीप्लाई करोगे तो
स्पेसिफिक वॉल्यूम में मास का मल्टीप्लाई करोगे तो वो टोटल वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ, इसमें मास 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेट आपका 0.04155 मीटर क्यूब के। और यहाँ पे आपका जो क्लोज टैंक का जो वॉल्यूम ऑफ रिजिड टैंक यहाँ पे दिया हुआ है 0.35। तो पहले इतना था, बाद में पहले इतना था, ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट पे बढ़कर हो गया इतना। तो क्या हो रहा है, विल फॉल हो रहा है कि विल राइज हो रहा है? तो ऑप्शन बी विल राइज आपका ज्यादा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे गाइज और भी बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, मैं भी थक गया सारे क्वेश्चंस को बताते बताते। और कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्नैपशॉट चाहे तो ले सकते हो, ठीक है, और स्नैपशॉट आप ले लो। मैं आंसर आपको बता देता हूँ हर क्वेश्चन का, बाकी थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेना, ठीक है। वेट, आंसर बता देता हूँ, आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो। 56, a state where all the phase of water can simultaneously coexist is called triple point, ये तो जानते ही हो। 57 का जो है, the flow through a turbine in a Euler diagram represented by vertical line, ठीक। 7.58 की बात करें, what is the reason in the PV diagram given below called पॉइंट वन सब कूल्ड रीजन? दिस इज द सब कूल्ड रीजन है ऑप्शन कहीं पे, सब कूल्ड रीजन, सॉलिड लिक्विड रीजन, किसकी बात कर रहा है भाई? व्हाट इज द रीजन वन इन द पीवी डायग्राम? पीवी डायग्राम में ओके, सॉलिड लिक्विड रीजन, दिस इज द सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड रहता है, फिर लिक्विड, और ये जो होता है ये होता है लिक्विड वेपर रीजन, ये पूरा का पूरा वेपर रीजन। सुपर हीटेड रीजन में सिर्फ वेपर गैस होता है, वेट रीजन में लिक्विड और वेपर होते हैं, और सब कूल्ड रीजन में सॉलिड और लिक्विड होता है, सॉलिड और लिक्विड रीजन, सी ऑप्शन सही है। द पॉइंट बियॉन्ड विच देयर इज नो डिस्टिंक्ट वेपराइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन का ड्राइनेस फ्रैक्शन, इस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन यही ना, इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन बता चुका हूं पहले ही, जीरो आंसर। व्हाट इज द स्टेट मीटिंग सैचुरेटेड लिक्विड with respect to vaporization and saturated vapor line in PV diagram of a pure substance is called critical state? It is a critical state। 62, which of the temperature for which the vapor pressure of a substance is equal to 760 mm of HG termed as normal boiling point? This is the answer is normal point, boiling point। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, which of the following value remain constant for saturated liquid and saturated vapor at the constant slope in the Euler diagram? Euler diagram गाइस एक बार देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, मैं एक बार वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा। टेम्परेचर, ऑप्शन डी टेम्परेचर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट द क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट पे कौन सा ऑप्शन? ऑल ऑफ द ऑप्शन, सब कुछ जीरो होता है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। 65 का देखिए, 65 का, इन पीटी डायग्राम of a pure substance the melting line has lowest inclination with respect to positive horizontal axis representing temperature for which type of substance that contracts on freezing? ठंडे होने पे सब्सटेंस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। इन पीवी डायग्राम, अभी पीवी डायग्राम पीटी डायग्राम गाइस हम बहुत देर से आपको बता रहे हैं, बार बार यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला मैं, ठीक है। इन पीवी डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस, अभी पीछे ही बताया था, द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, द कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइंस इन सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन आर कन्वर्जिंग, इंटरसेक्टिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल। ऑप्शन डी पैरेलल तो होता है यार, अभी हमने देखा था, देखो ध्यान से दिखा रहा हूँ, पैरेलल तो था, ये देखो ये लाइन लिक्विड वेपर है, ये पैरेलल, ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। At critical temperature liquid and vapor phase can coexist। critical temperature liquid and vapor, सही बात है, क्रिटिकल पॉइंट पे इधर लिक्विड और इधर डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट या सॉलिड वेपर में कन्वर्ट। on Euler chart free expansion or throttling process for high pressure to atmospheric is represented by horizontal straight line। ए ऑप्शन ए horizontal straight line सही हो जाएगा। the saturation liquid phase can only exist between the saturation liquid phase can only exist between, देखो ऑप्शन, between ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट आंसर होगा, ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट, ओके। which equation represent the specific volume during phase transition? this vg minus vf, जिसको हम vfg लिखते हैं ना, vg minus vf वही है। at the triple point which of the phase at the triple point which of the phase of water exist? ऑल ऑप्शन, ट्रिपल पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड वेपर बोथ, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डिफाइन द हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ। ये थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा। आप ऑप्शन सी, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। जैसे एंथैल्पी की हम बात करते हैं ना, एच प्लस पीवी लिखे थे, वैसे ही हमारा एक टर्म्स भी आता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ, जो है वो डिफाइन करता है इंटरनल एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 73, a point at which highest temperature of liquid and vapor phase can coexist is called a critical point। ठीक है। On a UV diagram, triple point is a triangle। triple point is make a triangle on UV diagram। इंटरनल एनर्जी, और ये नहीं आता, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा बहुत कम बनते हैं। ठीक है। Which of the following properties are not sufficient to determine the properties of a vapor? ऑप्शन ये सही है, 3 and 4। ड्राई सर, which of the following properties are not sufficient to determine the properties of vapor? प्रेशर और ड्राइनेस फ्रैक्शन के हेल्प से नहीं कर सकते हो, सिर्फ 3 और 4 ऑप्शन सही है। which of the following statement is correct when saturation pressure of water vapor increases? B, enthalpy of evaporation decreases। तो ये था फाइनली हमारे होते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म। और ये जो पीडीएफ है जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, मजा भी आया होगा, बोर भी अच्छे से जबरदस्त हुए होंगे। ओके, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मॉइलर डायग्राम। मैं नेट से ही खोल के दिखा देता हूँ डायरेक्ट। ये देखिए, ये है मॉइलर डायग्राम, वाटर और स्टीम का मॉइलर डायग्राम। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। ये एंथैल्पी है इधर, ठीक है, इधर एंट्रोपी रहता है, इधर एंथैल्पी रहता है। ये टेम्परेचर की लाइन है। ये देखो टेम्परेचर की 100 डिग्री पे से 50 डिग्री इस तरीके से बढ़ रहा है ना। और ये आपकी ये जो रेड लाइन है, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन बताता है। इस टेम्परेचर पे क्या दो लाइन को मीट करो, वो पॉइंट, उस पॉइंट की ड्राइनेस फ्रैक्शन और उस टेम्परेचर आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। उसकी पैरेलल जाओगे तो एंट्रोपी एंथैल्पी मिल जाएगा, नीचे की तरफ आओगे तो एंट्रोपी मिल जाएगा। यहाँ पे एंथैल्पी और एंट्रोपी का एक कुछ इस तरीके का भी डायग्राम होता है। यहाँ पे अच्छे से दिखा नहीं रहा है, ये देखो, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ऐसे मत देखो। ठीक है, दिस इज अ सैचुरेशन लाइन, सैचुरेशन लाइन एंथैल्पी देख सकते हो। दिस इज डार्क जो है ये, तो ये है हमारा मोलर डायग्राम, और स्टीम टेबल के लास्ट में आपको ये दिख ही जाता है। तो मेन यही आपको मेरे यहाँ पे दिखाना था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, कुछ नए वीडियोस के साथ। गुड नाइट।